Good morning, student. Again, which are teach the student taught to the DLED fourth semester. एक बार फिर हम DLED फोर्थ सेमेस्टर के ही जैव विकास से संबंधित टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि जैव विकास क्या होता है, जैव विकास किस प्रकार से किसको कहा जाता है, कि सरलतम जीव से जटिलतम जीव के क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहा जाता है। क्या होता है एकोष्की बहुकोष्कीय, उसमें कैसे परिवर्तन आता है, और लैमार्क की क्या थियरी थी, लैमार्कवाद क्या था, ये हमने बताया था। अब इस चैप्टर में हम डार्विन को देखेंगे। लैमार्क के बाद जो है अत्यधिक उपयुक्त जो थियरी आई और थोड़ा एक्सेप्टेंस के आई, थोड़ा अनुकूल था, और जो मानने के लिए जो सब लोगों ने इस पे ध्यान दिया, डार्विन का प्राकृतिक। डार्विन जो है इंग्लैंड के थे और इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कह सकते हैं। इन्होंने 20 वर्षों तक प्रकृति अलग अलग जगह का अध्ययन किया। चार्ल्स डार्विन था, इनका पूरा नाम ही लिख देते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आप जानते हैं फेमस हैं, लैमार्क एंड डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 20 वर्षों तक लगातार अत्यधिक भ्रमण किया, अलग अलग स्थानों पे जाके, संसार के अलग अलग स्थानों पे जाके इन्होंने अलग अलग असंख्य जीवों पर अध्ययन किया और वहाँ पे इनको देखा, और उसके आधार पे अपनी समझ से, अपनी कुशलता से, अपने तथ्यों के आधार पे, अपने जो उन्होंने वहाँ पे जिन चीज़ों को देखा उसके आधार पे, इन सारी चीज़ों के आधार पे एकत्रित करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत मतलब नेचुरल सिलेक्शन थियरी, नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये क्या है, इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने एक पूरा प्रकृति में इनकी रुचि बहुत थी, इसलिए इन्होंने अलग अलग स्थानों का भ्रमण करके उस जीवों पर जो है जब रिसर्च किया, तो एक विशेष प्रकार की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव नाम की पुस्तक का प्रतिपादन किया। जातियों का उद्भव, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनकी पुस्तक है जो कि बहुत फेमस हुआ उस समय। प्राकृतिक चयन द्वारा द सिंथेसिस ऑफ द न्यू रेसेस बाय द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द नेचर। तो नेचुरल जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो है जातियों का उद्भव हुआ, इस प्रकार की पुस्तक का इन्होंने प्रतिपादन किया, और इसके आधार पे बताया कि जो प्रकृति के अंतर्गत ही, प्रकृति ही जो है नेचर के माध्यम से जो जीव जंतु होते हैं, वो अपने को जीवित रखने के लिए वातावरण के हिसाब से अपने शरीर में, अपने जो है क्रिया में बदलाव करते हैं, और उसी बदलाव के आधार पे वो धीरे धीरे जो है अपने पूर्वज से भिन्न हो जाते हैं, और उनकी क्रियाविधि लगातार भिन्न होती चली जाती है, और उनकी पूरी संरचना भी भिन्न हो जाती है। तो इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि प्रकृति के, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं वातावरण, तो ये पूरा प्रकृति है, और प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार ही जो जीव होते हैं वो अपने पूरे कार्य, अपने पूरी संरचना और जो उनका व्यवहार होता है वो करते हैं।
इसके आधार पे इन्होंने ये कहा कि प्रकृति के द्वारा ही या प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार लगातार जो जीवों के द्वारा अपने आप में जो बड़ा बदलाव या फिर जो अनुकूलन होता है वो उसी को कहा जाता है कि ये जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो डार्विन के विकास तो यही जो है जीवधारियों के परिस्थितियों के अनुकूलन बनने में उनके शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जो विकास कहते हैं, उन्हीं को विकास कहते हैं। मतलब अपने आप को अनुकूलित करने के लिए जीवधारियों में जो लगातार विकास होता रहता है, जो लगातार परिवर्तन होता रहता है, उसी को विकास कहते हैं। और ये जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ बिंदुओं पर निर्भर करती है। मतलब डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए और वही जो महत्वपूर्ण बिंदु है मिलके इनके सिद्धांत बोले जाते हैं, डार्विनवाद बोला जाता है। तो जो इनके सिद्धांत थे, ये जो इनका सिद्धांत था वो प्रकृति के चयन के आधार पे था। तो कुछ इनके प्रमुख सिद्धांत थे, जो बिंदु थे, हम एक एक करके लिखते हैं और उसके बाद इसका जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला है अधिक संतानोत्पत्ति। अधिक संतानोत्पत्ति, अधिक संतानोत्पत्ति, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं जीवन संघर्ष, मतलब स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष। तीसरा क्या है? विभिन्नताएं, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। फिर क्या होगा? एक अगला क्या है? योग्यता की उत्तरजीविता, योग्यता की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। हर पॉइंट को हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, और उसके बाद होता है छठा है नए जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की, नए, अब छठा है नई जातियों की उत्पत्ति। तो देखें, जिस प्रकार से लामार्क ने अपने सिद्धांत को का प्रमाण देने के लिए अलग अलग जो है बिंदुओं की चर्चा की थी, उसी प्रकार से डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए अलग अलग जो है बिंदुओं पर आधारित कुछ जो है जो उनके बातें थी उनको यहाँ पे उन्होंने व्यक्त किया है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का जो उद्भव होता है वो कैसे होता है, किस आधार पे होता है, ये इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं अधिक संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन। डार्विन के अनुसार, डार्विन ये मानते हैं कि सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। द कैपेसिटी ऑफ टू द प्रोडक्शन ऑफ टू द हायर एंड ऑफ टू द चाइल्ड प्रोजेनी, मतलब कि संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक मात्रा होती है, क्षमता होती है, और जिसके आधार पे हर जो जीव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संतान की उत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर यदि पूरे जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं अगर वो उसी क्रम में जीवित रह जाएं तो पूरे विश्व में जगह ही नहीं बचेगी और उसका जो है नियंत्रण ही नहीं हो पाए। इसीलिए
प्राकृतिक चयन है, इसीलिए हमारा पारितंत्र बना है कि सब पे एक दूसरे पे निर्भरता होती है भोजन के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो संतान की उत्पत्ति है वो लगातार उसी का ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता होती है, उत्पत्ति की क्षमता होती है। और हर जीव जो है, जैसे कि कुत्ते और बिल्ली होते हैं, 4-5 जो है बच्चे को एक साथ में जन्म देते हैं, लेकिन कुछ उसमें जीवित रहते हैं, कुछ ही बचते हैं। उसी प्रकार से जो एस्केरिस होता है वो 2.5 करोड़ जो से ज़्यादा जो है जीवों को उत्पन्न करता है, लेकिन संतान को उत्पन्न करता है, लेकिन वो उसमें सब जीवित नहीं रहते। तो ये क्या है, उसमें जीवित नहीं रहने के कारण क्या है कि वातावरण का प्रभाव होता है और वातावरण के का सिलेक्शन होता है, चयन होता है, उसी के आधार पे वो वहाँ पे चीज़ों को करता है। तो पहला जो बिंदु था वो ये था कि अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता इसमें मनुष्यों में या जीवों में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं, जीव संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जीव संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन, हर व्यक्ति जो है का ये प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, जीना चाहता है, उन सारी चीज़ों, उन सारे पदार्थों को पाना चाहता है जिनसे उनका जीवन लगातार चलता रहे। तो आप समझ सकते हैं, सामान्य ये प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है उनमें संघर्ष पाया जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। पहले देखिए कि एक अपने ही जातियों के बीच, मतलब क्या, अपने ही जातियों के बीच जो है जीव, एक ही जातियों के बीच संघर्ष होता है, विभिन्न जातियों के बीच, एक ही जातियों के बीच, एक ही जातियों के बीच, जातियों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच होता है, या फिर वातावरण के साथ, वातावरण और जीवों के बीच, वातावरण तथा जीवों के बीच या जातियों के बीच, जातियों के बीच संघर्ष होता है। अब ये संघर्ष क्यों होगा? जीने के लिए, जीने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, पानी, वासस्थान और प्रजनन। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पे जीवन संघर्ष होता है। सबसे पहले जीवन संघर्ष क्या होता है? एक ही जात, कहीं पे किसी भी भौगोलिक परिक्षेत्र में कोई भी एक जो जातियां होती हैं आपस में एक ही प्रकार की होती हैं, वो क्या करती हैं? भोजन के लिए, पानी के लिए, वासस्थान के लिए, प्रजनन करने के लिए, मेट्स करने के लिए, मतलब एक जो है वो क्या करती है? आपस में संघर्ष करती हैं। उस संघर्ष में जो जीवित रह जाता है, तो ये संघर्ष क्या है? ये प्रकृति में रहते हुए, भौगोलिक स्थितियों में रहते हुए जो जीव होते हैं वो आपस में इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते हैं, भोजन, पानी, वासस्थान एंड प्रजनन। तो जो जीवित रह जाएगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला जाता है, योग्यता की उत्तरजीविता बोली जाती है, जो वहाँ से जीवित रह जाएंगे वो अब अपने से भिन्न जातियों के बीच में संघर्ष करेंगे फिर से। अब जो विभिन्न जातियों के बीच में संघर्ष होगा, अब उसमें जो जीवित रह जाएंगे वो उस अपने वातावरण के साथ में संघर्ष करेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं कि लास्ट में वही बचेगा जो हर प्रकार के मुश्किलों का सामना करते हुए लास्ट स्टेज में या उस उद्देश्य तक की प्राप्ति करता है। तो जबकि एक ही जात, विभिन्न जात और वातावरण के बीच में जो जैसे हवा है, पानी है, बारिश है, मौसम है, हर प्रकार के तापक्रम है, हर प्रकार की चीज़ों को झेलते हुए जो जीव वहाँ से निकल के आएगा वो जो है जीवन संघर्ष में पास हो जाएगा, मतलब सफल हो जाएगा। और इसी वातावरण के प्रभाव से जो है वो उसमें अपने आप को
उनसे इस चीज़ों को प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन को प्राप्त करेगा, और वो अनुकूलित जो चीज़ें होती हैं उसकी संरचना में, उसके कार्यकी में, उसके व्यवहार में, उसके संरचना में कुछ न कुछ इफेक्ट डालेंगी, कुछ कुछ प्रभाव डालेंगी। तो तीसरा, ये जो आपका तीसरा बिंदु है, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। इसका देखिए, इसका क्या मतलब है, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। अब जबकि इन जातियों से संघर्ष के बाद जब जो चीज़ें निकलती हैं, उनके अंदर जो जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं आ जाती हैं। क्यों आ जाएंगी? वातावरण का प्रभाव होगा। वातावरण के प्रभाव से उसकी संरचना में, उसके कार्य में, उसके व्यवहार में, उसकी समझ में, उसके हर प्रक्रियाओं में उसमें क्या आ जाएगा? विभिन्नताएं आ जाएंगी। और वो विभिन्नताएं डार्विन के हिसाब से वो आनुवंशिक होंगी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने लगेंगी। तो वो जो है विभिन्नताएं, उन विभिन्नताओं के कारण जो जीव होगा, जो जीव जंतु होंगे, वो अपने क्या पेरेंट से, अपने पूर्वज से क्या हो जाएंगे? भिन्न होने लगेंगे। और वो कुछ ही क्रमिक परिवर्तन, कुछ ही समय अंतराल के बाद वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकृति के द्वारा चयनित किया हुआ वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे। अब इसी के आधार पे, विभिन्नताओं और आनुवंशिकता के आधार पे, ये चूंकि क्या संघर्ष से निकले हैं और विभिन्नताओं को रखते हुए अनुकूलित हो चुके हैं, तो जो जीवित रह जाते हैं उन्हीं को योग्यता की उत्तरजीविता बोलते हैं। उन्हीं को जीने का अधिकार होता है, नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा उन्हीं को अधिकार दिया जाता है। अंग्रेजी में बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीने के लिए सबसे अच्छी योग्यता उन्हीं के पास होती है, जो कि इन संघर्षों से होते हुए, विभिन्नताओं को रखते हुए, उन आनुवंशिकता को देते हुए, अपने पीढ़ियों को एक दूसरे से अलग करते हुए वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ये भी, जैसे जो डार्विन का जो थियरी है वो इसी नाम से ज़्यादा फेमस है, दो नाम से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये है। अब आप देखें आगे, जो जीव जंतु या जो जीव योग्यता की उत्तरजीविता प्राप्त कर लेते हैं, वो माना जाता है कि वो जीव नेचर के द्वारा क्या हुए हैं? चयन किया गया है। मतलब क्या? अब आप पूरा सा थोड़ा सारांश समझे कि अगर उनमें कैपेसिटी है तो वो जो है निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, और संघर्ष में जो चीज़ें उन्हें अनुकूलन करके प्राप्त होंगी वो विभिन्नताओं के रूप में उन्हें मिलेंगी, और वो आनुवंशिकी के रूप में वो अगले पीढ़ियों में भेज देंगे उनको। और उसके आधार पे वो जो संघर्ष करके निकले हैं एक ही जात की, विभिन्न जात या वातावरण के बीच में, वो वही सबसे जीने के योग्य माने जाते हैं। और इसी आधार पे उनको बोला जाता है कि वो जो जीव होते हैं वो प्राकृतिक रूप से चयनित होके, अनुकूलित होके ये जीव आए हैं, और इनका प्राकृतिक रूप से चयन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के द्वारा जो सिलेक्शन किया जाता है, वातावरण के प्रभाव से जो उसमें विभिन्नताएं आती है, उसके आधार पे जो जीव जंतु होते हैं वो अपनी पीढ़ियों से अलग हो जाते हैं, अपने पूर्वज से अलग हो जाते हैं। उसके आधार पे अब लगातार जो है इसमें क्या हो चलता रहता है, इसमें लगातार प्राकृतिक चयन से, इन प्रक्रियाओं से होते हुए नई जातियों की उत्पत्ति होने लगती है। मतलब विभिन्नताएं आएंगी और उन विभिन्नताओं के आधार पे, विभिन्नताओं के पुष्टि पर जो है, और उसके आधार पर नए जो प्रजातियां हैं वो उत्पन्न होगी, वो दिखाई पड़ेंगी, वो वहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के आधार पे ये कहा गया कि वातावरण के प्रभाव से जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी रिप्रोडक्शन करता है, उन संतान की उत्पत्ति करता है, और संतान की उत्पत्ति होगी तो संख्या बढ़ने के आधार पे वहाँ पे जीवन को जीने के लिए संघर्ष होगा। संघर्ष एक ही जात के बीच हो सकता है, विभिन्न जातियों के बीच हो सकता है, या फिर
पर्यावरण के बीच में होगा। और इन पर्यावरण, इन संघर्षों के बीच में जो विभिन्न प्रकार के अनुकूलन उनमें आएंगे, अनुकूलित होना पड़ेगा उनको व्यवहार में, संरचना में या फिर कार्य में, वो विभिन्नताओं का रूप लेंगे। यही विभिन्नताएं एक पूर्वज से उनके प्रोजेनी या फिर जो संतान होती है उनमें अलग करती हैं और वो इनहेरिटेट होके जाती हैं। और इसी के आधार पे, संघर्ष के आधार पे वो योग्यता की उत्तरजीविता, मतलब कि वो अनुकूलित जो जीव जंतु हैं वही योग्य होते हैं जीने के लिए, और जो है सब वहाँ से नेचर के द्वारा हटा दिए जाते हैं और फिर उसी को नेचर के द्वारा चयनित किया जाता है कि यही जो है आगे चल के सबसे अच्छी प्रजाति होंगी। और उन्हीं के आधार पे जो कि विभिन्नताओं को रखे हैं वो नई जातियों का, नई प्रजातियों का, नए जीवों का जो है क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। और उत्पत्ति के आधार पे हम प्राप्त करेंगे कि जो जीव होते हैं वो जो है अपने पूर्वज से अलग हो गए। ये तो जो है डार्विनिज्म की थियरी थी, डार्विन की थियरी थी जो है। लेकिन अब यहाँ पर डार्विन की भी थियरियाँ जो है पूरी तरीके से बाद में कालांतर में मान्य नहीं हुई। और जबकि जीन की खोज हो गई, जीन की खोज होने के बाद वहाँ पे इसके संदर्भ में, जैव विकास के संदर्भ में एक नई थियरी की बात आई जिसको उत्परिवर्तनवाद कहा गया। अब हम आपको उत्परिवर्तनवाद से संबंधित चीज़ों को लेके चलेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है उसको लिखेंगे। तो हम चलते हैं उत्परिवर्तन की तरफ। अब जैसा कि मैंने कहा कि अब हम उत्परिवर्तनवाद को जो है देखेंगे। उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद, इसकी खोज, इसका प्रतिपादन ह्यूगो डिब्रीज ने की। ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने की। ह्यूगो डिब्रीज ने की। और ह्यूगो डिब्रीज ने एक जो है इसका जो सिद्धांत है, उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है, उन्होंने एक पौधे प्रिमरोज के आधार पे किया। उसका नाम होता है इबिग्निग प्रिमरोज। इबिग्निग प्रिमरोज। इबिग्निग प्रिमरोज के आधार पे किया। इबिनिग्न के निंग, सॉरी यहाँ पे लिखने में निंग है। निंग प्रिमरोज के आधार पे किया। और उन्होंने देखा ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा, इसको अंग्रेजी में म्यूटेशन थियरी बोलते हैं। आपने म्यूटेशन सुना होगा। म्यूटेशन थियरी बोली जाती है। म्यूटेशन जो उत्परिवर्तन होता है। इबिनिग्न प्रिमरोज को इन्होंने देखा, ये पे एक पौधा है और इस पौधों को देखा तो उन्होंने देखा कि इस पौधे से अचानक दूसरे प्रकार के पौधे उत्पन्न हो गए। भिन्न प्रकार का पौधा उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, उत्परिवर्तन है। लेकिन मैंने कहा कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद के समय में जीन की खोज नहीं हुई थी। और ये जो है इन्होंने ये उत्परिवर्तनवाद तब दिया जबकि जीन की खोज हो चुकी थी। तो जीन के आधार पे इन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया। और उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तनवाद अचानक होता है, अचानक होने वाली प्रक्रिया है, जिसके आधार पे होने वाली प्रक्रिया है, जिसके आधार पे जीवों में कुछ परिवर्तन हो जाता है अचानक, और वो लगातार वंशानुगत होता रहता है। अब यहाँ पे आप समझिए, अचानक म्यूटेशन की जो
थियरी है, जो सिद्धांत है, वो म्यूटेशन को बोला जाता है म्यूटेशन क्या होता है? एट वंस होने वाली सडन, जिसको अचानक सडन बोला जाता है, सडन डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट चेंजेस विच आर अकरिंग टू द जीनोटाइप। ये अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पे हिंदी शब्द ये होता है कि उसके जीनोटाइप मतलब जो जीन या फिर डीएनए है, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें अचानक और जो कि कंटिन्यूअस ना हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में जा सकता है, उस प्रकार के सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद लाभदायक भी हो सकता है और बहुत नुकसान भी देता है। तो ये ह्यूगो डेब्रीज के माध्यम से, तो इन्होंने कहा कि जब अचानक बदलाव होता है जो कि वंशानुगत होता है, तो वो जो पूर्वज होते हैं वो अपने जो नई प्रजातियां हैं, नई प्रजातियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे जीनोटाइप बोला जाता है, जीन होते हैं, वहाँ पे परिवर्तन होता है, जीन के अंदर होता है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि हमारा जो संरचना है, हमारी जो कार्य होती है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो शरीर के अंदर की गतिविधि होती है, हमारा कलर होता है, हमारा आँख का कलर, बाल का कलर, सारी चीज़ों का जो नियंत्रण होता है वो जीन में होता है। और जीन कहाँ पे होता है? डीएनए में। तो अगर यदि डीएनए में कुछ परिवर्तन हो, मतलब जीन में अगर परिवर्तन होगा, अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, तो अपनी वो प्रक्रिया को बदल देगा। अब जो प्रक्रिया कर रहा था उसके स्थान पे दूसरे प्रकार या दूसरे नेचर या दूसरे प्रकार के व्यवहार को करने लगेगा, जिससे वो जो पूर्व की उस प्रजाति थी वो नई प्रजातियों में बदल जाएगी और विभिन्नताएं आ जाएंगी, और इस आधार पे वो जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो वेरिएशंस इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। जो विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास के लिए एक कच्चे माल की तरह होती हैं, क्योंकि वहीं से विकास होके आता है। तो उत्परिवर्तन के आधार पर भी विकास होता है, और ये विकास ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा सही और वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब पूरे संसार में इसको माना गया, क्योंकि ये जीनिक कंट्रोल पे था, जीनिक आधार पे था, और उसी के आधार पे यहाँ पे क्या कहते हैं, जैव विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कुछ इसके जैव विकास के प्रमाण होते हैं, और वो प्रमाण जो है अलग अलग होते हैं, और उन प्रमाणों को हम जो है कल के चैप्टर में बताएंगे। तो आप ये जानिए कि जीन जो है, जैसा मैंने कहा कि म्यूटेशन जो होता है वो लाभदायक भी हो सकता, जैसे हमने कहा कि अगर उसके विशेष जो है जीनिक में बदलाव नहीं हो रहा है तो उसके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर उसके जीन में विशेषकर अगर किसी म्यूटाजेन, देखिए म्यूटाजेन शब्द होता है, म्यूटाजेंस का मतलब उत्परिवर्तन कारक, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, कारक जो म्यूटेशन को करवाते हैं। अब आजकल जो म्यूटेशन हो रहा है, जीन में म्यूटेशन हो रहा है, उसके दो कारण हैं। एक तो आयोनाइजेशन, रेडिएशन है, हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन है, और दूसरा है केमिकल, मतलब ये जो तरंगे होती हैं वो, वेव जो होती हैं वो, और दूसरा रसायन। इन दोनों के ही, क्योंकि हम दवाओं के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में, या फिर किसी भी जंक फूड, फास्ट फूड के रूप में जब हम किसी भी केमिकल को लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाती है और हमारे प्रत्येक टिश्यू को प्रभावित करती है। जब कभी हमारी सेल प्रभावित हो जाती है तो वो सेल डिवीजन बिगड़ता है, और सेल डिवीजन बिगड़ने से उसमें जो है 1 से 2 सेल नहीं बन पाता, उससे ज़्यादा सेल बनता है, जिससे कि कैंसर का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से रेडिएशन से भी वो सेल का नियंत्रण बिगड़ता है, जिससे कि ये सारी परेशानियां आती हैं। तो म्यूटेशन जो है अलग अलग आधार पे हो सकता है, इसकी हम चर्चा कुछ अलग चैप्टर में करेंगे। और आज के चैप्टर में इतना ही। कल के चैप्टर में हम जैव विकास के प्रमाण को देखेंगे, जो अलग अलग प्रमाण होते हैं। तब तक जो है हम जो है देखते हैं कि म्यूटेशन की प्रक्रिया कैसी हुई है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल मैं
कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।